गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक है भारत में नियोजन प्लानिंग। अब ये होता क्या है, ठीक है। अपन सामान्यतः बात करते हैं जैसे जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को कब करना है, कैसे करना है, कहां करना है, किस रूप में करना है आदि ऐसे प्रश्न अपने पास में आते हैं, उनको विचार करता है तो एक विभिन्न विकल्पों में से किसी एक निर्णय पर पहुंचता है जिसे नियोजन कहते हैं, ठीक है ना। मतलब अपन ये कह सकते हैं कि जैसे अपन को कोई काम करना है, जैसे अपन को जोधपुर जाना है, जयपुर जाना है, दिल्ली जाना है, तो अपन बस से जा सकते हैं, ट्रेन से जा सकते हैं, पर्सनल गाड़ी लेके जा सकते हैं, साइकिल लेके जा सकते हैं, पैदल जा सकते हैं, ऊंट गाड़ी से जा सकते हैं, बैलगाड़ी से जा सकते हैं, मतलब किसी भी तरह से अपन जा सकते हैं। अब अपने तय किया कि अपन को बस से जाना है, तो कहाँ कहाँ होके जाना है, कब कब कहाँ कहाँ रुकना है, ठीक है। तो इस तरह का अपन को ये जो अपना जो एक प्लानिंग अपन करेंगे कि भाई अपन को वहां से जाना है, वहां ये होगा, उधर इतना रुकना है, उधर खाना खाना है, तो सारी जो अपने पास में एक डिटेल होगी उसको अपन नियोजन के रूप में कह सकते हैं, ठीक है ना। ये एक सामान्य अपन बात करते हैं, इसके लिए एक है M.E. हर्ले के शब्दों में उसने कहा है कि योजना का अर्थ भविष्य में किए जाने वाले काम के बारे में पहले से निर्धारित करना, इसमें उद्देश्यों, नीतियों, कार्यक्रमों तथा कार्य विधियों का उनके विभिन्न विकल्पों में से चयन करना है, ये इसके अंदर बताया है। नियोजन की विशेषता और प्रकृति। अब ये फीचर्स या नेचर ऑफ प्लानिंग। पहला पॉइंट, निश्चित लक्ष्य या उद्देश्य, ठीक है, का निर्धारण करना। वो भी अपना लक्ष्य होगा उसका अपन निर्धारण करेंगे, ठीक है, उद्देश्य होगा उसका निर्धारण करेंगे। नियोजन के लिए एक निश्चित लक्ष्य का निर्धारण करना आवश्यक है, इसी के आधार पर ही योजना तैयार की जाती है और इससे लक्ष्यों की प्राप्ति में सुगमता होती है, सरलता होती है, आसानी से लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है। पहला पॉइंट था ये। दूसरा पॉइंट है सर्वोत्तम विकल्प का चयन। सबसे सर्वोत्तम, सबसे बढ़िया, उसमें विकल्प अपने पास में, जैसे अपन के पास 10 विकल्प है, उसमें सबसे बढ़िया कौन सा है, सर्वोत्तम विकल्प का चयन। योजना बनाते समय विभिन्न विकल्पों को तैयार कर उनकी तुलना की जाती है, तत्पश्चात उनमें से श्रेष्ठ का चुनाव कर कार्य हेतु योजना और नीतियों को बनाई जाती है, अपनाई जाती है। नेक्स्ट है प्रबंध की प्रारंभिक क्रिया। प्रबंध की ये क्या है, प्रारंभिक क्रिया है, ठीक है। प्रबंध के लिए विभिन्न कार्यों में से सर्वप्रथम जो प्रक्रिया है नियोजन का क्रिया है, इसके पश्चात ही प्रबंध के कार्य प्रारंभ हो सकते हैं, ये भी इसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है उद्देश्यों का आधार। नियोजन संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बनाया जाता है। उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जिस कार्य को करना है, जो अपनों काम करना है, उसी के संदर्भ में नियोजन किया जाता है। नियोजन निर्माण का उद्देश्य संस्था के उद्देश्य से कम लागत और अधिक से अधिक सफलता या लाभ की प्राप्ति के लिए किया जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट है सर्वव्यापकता। संपूर्ण प्रबंध में नियोजन व्याप्त है। प्रबंध के प्रत्येक क्षेत्र में नियोजन का अस्तित्व है, क्या है, अस्तित्व, तथा प्रत्येक प्रबंधक को योजनाएं बनानी पड़ती है। इसी प्रकार फॉरमैन भी अपने स्तर पर योजना बनाते हैं तथा वह सर्वव्यापी होते हैं, सर्वव्यापी काम होता है। पीएम लोचता। योजना में लोचता का गुण भी रहता है तथा आवश्यकता अनुसार उसमें परिवर्तन करना पड़ सकता है। योजनाएं जितनी लचीली होगी, योजना उतनी ही सफल होती है, अतः योजना में लोचता का होना जरूरी भी होता है। नेक्स्ट पॉइंट है बौद्धिक प्रक्रिया। नियोजन निश्चित रूप एक बौद्धिक प्रक्रिया है, चूंकि विभिन्न विकल्पों में से श्रेष्ठ विकल्प का चयन करना होता है, जो कि
तर्कों, सिद्धांतों एवं संस्था के हितों को ध्यान में रखकर निर्णय लिया जाता है। इसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब है नेक्स्ट पॉइंट है, इसके अंदर बात की है कि निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। नियोजन क्या है? निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ये भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो कि प्रत्येक कार्य के लिए व्यापार के विकास के साथ साथ हर कार्य, हर स्तरों पर निर्माण एवं विकास के लिए इनकी आवश्यकता होती है। अतः यह एक न रुकने वाली प्रक्रिया है, कभी भी नहीं रुकती। ये इसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब इसके अंदर अन्य पॉइंट कौन से होते हैं? नियोजन अंतर विभागीय क्रिया है। नियोजन से क्या होता है? हाँ, नियोजन से कार्य कुशलता में वृद्धि होती है। एक मार्गदर्शक भी होता है कि अपन क्या क्या कब कब करना है, कौन सा काम कब करना है, हमको नियोजन के आधार पर भी होता है। अब नियोजन का महत्व क्या है, ये भी सबसे इसमें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आवश्यकता क्या है और लाभ क्या है। पहला पॉइंट है लक्ष्य प्राप्ति में सहायक। नियोजन का महत्व क्या है? लक्ष्य प्राप्ति में सहायक है। नियोजन की शुरुआत लक्ष्य से प्राप्त होती है, लक्ष्य होती है। इन लक्ष्यों को तभी प्राप्त किया जा सकता है जब उपक्रम की समस्त क्रियाएं पूर्व नियोजित हो, जिससे कि प्रत्येक कार्य व्यवस्थित व सही कार्य पर पूर्ण किया जा सके। ये इसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट है साधनों का सर्वोत्तम उपयोग। नियोजन निर्माण के समय संस्था में प्रयुक्त साधनों के विकल्पों पर विचार करते हुए सर्वोत्तम का प्रयोग किया जाता है, जो कि योजना का एक भाग होता है। इस प्रकार उत्पादन के प्रभावशाली साधनों का नियोजन के माध्यम से सर्वोत्तम प्रयोग का अवसर प्राप्त होता है। ये भी इसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है लागत। लागत कौन सी लागत? न्यूनतम लागत। कौन सी लागत है इसके अंदर? नेक्स्ट पॉइंट, तीसरा पॉइंट है न्यूनतम लागत। नियोजन के माध्यम से चयनित विकल्पों के कारण उत्पादन के लागत में कमी करने में सहायता प्राप्त होती है। नियोजन के द्वारा अनुत्पादक या अनावश्यक क्रियाओं को समाप्त करते हुए सीमित साधनों का सदुपयोग करने से लागत में स्वतः कमी आती है। ये भी इसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चौथा पॉइंट है मनोबल में वृद्धि। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मनोबल में वृद्धि होगी, मोटिवेशन, आप मोटिवेट होंगे। ठीक है, आप मोटिवेट का जो स्तर है वो स्वतः ऊपर उठेगा, आप अच्छा काम करोगे। नियोजन की प्रक्रिया के अंतर्गत विभिन्न विकल्पों में से श्रेष्ठ विकल्पों का चयन के अधिकारी या कर्मचारी के साथ के मध्य आत्म विश्वास बढ़ता है और ये सफलतापूर्वक संस्था के कार्य को संपादित करते हैं। ठीक है, निर्णय लेने में सुविधा। नेक्स्ट पॉइंट है नियोजन के लिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है निर्णय लेने में सुविधा। नियोजन से प्रबंधकों को निर्णय करने में दिशा प्राप्त होती है। लक्ष्य प्राप्ति के लिए कार्य प्रणाली को ध्यान में रखकर तैयार की गई योजना से लक्ष्य हासिल करने और कार्य योजना संबंधी दिशा निर्देश तैयार करने में मदद मिलती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट है समन्वय और नियंत्रण। नियोजन से समन्वय प्राप्त करने और नियंत्रण करने में मदद मिलती है। सही तरीके से तैयार की गई योजना में कार्य प्रणालियों के बारे में निर्देश निहित होते हैं। इसमें समन्वय अधिक प्रभावशाली होता है। इससे विचलनों की पहचान करने और सुधारात्मक कार्य करने में सहायता मिलती है। ठीक है ना। फिर है परिवर्तनानुसार विकास। लचीली योजना संगठन के लिए स्वीकार्य होती है। दूसरे में ये कह सके योजना से किसी भी संगठन को बदलती परिस्थितियों और वातावरण के अनुरूप तालमेल बिठाने में मदद मिलती है। ये भी इसके अंदर एक पॉइंट है। नेक्स्ट है भावी अनिश्चितताओं में कमी। नियोजन से क्रियाकलापों में अनिश्चितताएं, जोखिम और भ्रमात्मक स्थितियां कम हो जाती हैं। योजना के माध्यम से हर किसी को इस बात का पता चलता है कि भविष्य में क्या करना है, इसलिए
हर किसी को ये पता होता है कि वास्तव में क्या करने की आवश्यकता है। इससे एक प्रकार का दिशा निर्देश प्राप्त होता है। परिणाम स्वरूप कार्य प्रगति या कार्य प्रणाली में गतिशीलता आती है और लक्ष्य की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट है नियम। न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन प्राप्त करने के लिए अभी ये इसके अंदर नियोजन जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है अभिप्रेरणा का लाभ प्राप्त करने के लिए, ये भी इसके बढ़िया है, अच्छा है। नेक्स्ट पॉइंट है अधिकारों का पारार्पण, ये भी अपन कह सकते हैं। नेक्स्ट है कुशल संप्रेषण। नेक्स्ट है राष्ट्र समाज और शैक्षणिक संस्थाओं के लिए नियोजन महत्वपूर्ण है। अब एक इसमें आती है कि ये तो कुछ इसमें पॉइंट थे। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है कि भारत में नियोजन का इतिहास क्या है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कई बार इसमें एग्जाम में सवाल आता है कि भारत में आर्थिक नियोजन के विचार के प्रतिपादक और नियोजन का शुरुआत करने के लिए सबसे पहल किसने की, ठीक है ना। इसमें कौन आता है, सुप्रसिद्ध इंजीनियर एम विश्वेश्वरैया राय जो भारत रत्न है, उनकी किताब थी जो कब छपी थी 1934 में। क्या नाम था, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। क्या नाम था, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, ठीक है ना। ये किताब थी, बहुत ये फेमस किताब है, आप उसको पढ़ सकते हो, मंगा सकते हो। प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया से मानी जाती है। इनके द्वारा प्रस्तुत किए 10 वर्षीय जो पॉइंट है, जो मैं आपको बताऊंगा कुछ पॉइंट होंगे कि 10 वर्ष के अंदर ये काम करोगे आपका सब बढ़िया हो गया, देश का विकास ज्यादा होगा। राष्ट्रीय आय को दुगुना करना, औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि करना, ठीक है। तीसरा पॉइंट है लघु एवं कुटीर उद्योग, लघु और बड़े उद्योग, कुटीर उद्योग में सम्मिलित रूप से वृद्धि करना। लघु उद्योग, कुटीर उद्योग और बड़े उद्योगों का सम्मिलित रूप से विकास करना, उनकी वृद्धि करना। नेक्स्ट है व्यय और आय में संतुलित विकास करना, वृद्धि करना, जिससे आपकी क्या कहते हैं उसको, समृद्धि होगी, ठीक है ना। नेक्स्ट है कांग्रेस योजना। इसके अंदर ये बात की थी कि 1938 में कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस की पहल पर राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया गया, ठीक है। और समिति अध्यक्ष कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। उद्देश्य क्या था, अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों के विकास की ठोस नीति और कार्यक्रम तैयार करना इसका मुख्य उद्देश्य था। और उसने सुझाव दिए, मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाना, सहकारी कृषि क्षेत्र का विकास करना, लघु और बृहद उद्योग का समुचित विकास करना, कृषि क्षेत्र को उचित ऋण की उपलब्धता प्रदान करना, ये भी इसके अंदर पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट है नया, जो इसमें आता है हेडिंग आता है राजनीतिक परिवर्तन के कारण यह योजना सफल नहीं हो पाई, ये इसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब क्या हुआ, वर्ष 1944 मतलब 1944 में मुंबई, पहले अभी नाम है मुंबई नाम है, पहले नाम क्या था, मुंबई के 8 उद्योगपतियों ने एक संक्षिप्त ज्ञापन भारत के लिए आर्थिक विकास की एक योजना की रूपरेखा तैयार की। क्या नाम था उसका, ए ब्रीफ मेमोरेंडम आउटलाइन ए प्लान ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट फॉर इंडिया। क्या नाम था, मैं आपको वापस बताता हूं, ए ब्रीफ मेमोरेंडम आउटलाइन ए प्लान ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट फॉर इंडिया नामक शीर्षक के अंतर्गत बॉम्बे योजना पेश किया गया। यह योजना 15 वर्षीय थी, जिसके मुख्य उद्देश्य इस प्रकार थे। कौन कौन से इसके थे, पहला पॉइंट है राष्ट्रीय आय को 3 गुना करना, राष्ट्रीय आय को कितना गुना, 3 गुना करना, प्रति व्यक्ति आय को दुगुना करना, औद्योगिक क्षेत्र के उत्पादन को 5 गुना करना, शिक्षा को प्राथमिकता देना, क्योंकि शिक्षा के बिना जीवन अधूरा है, ठीक है ना। नागरिकों को 2600 कैलोरी भोजन, 3 गज कपड़ा और 100 वर्ग फीट भूमि की न्यूनतम पूर्ति सुनिश्चित करना, ये भी इसके अंदर इंपॉर्टेंट है।
इस योजना की पूर्णता पूंजीवादी घोषणा कर दिया था। क्या कहती पूंजीवादी की घोषणा की थी, जिसके फलस्वरूप ये योजना भी लागू न हो सकी। इस योजना को टाटा बिरला योजना के नाम से जाना जाता है। क्या नाम, इसका क्या नाम था? टाटा बिरला योजना। 1944 में रूसी योजना से प्रेरणा लेते हुए साम्यवादी 1944 में रूसी योजना से प्रेरणा ली और नेता कौन थे? M.N. रॉय ने जन योजना नामक योजना प्रस्तुत की। यह योजना 10 वर्षीय थी, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था? 10 वर्ष में जनता की आधारभूत आवश्यकता को पूरा करना, ठीक है, रोजगार सुविधा का विस्तार करना, इसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट था। यह योजना पूर्णतः समाज साम्यवादी विचारधारा पर आधारित होने के कारण इसे देश के लिए उपयुक्त नहीं समझा गया है। इसके अंदर इंपॉर्टेंट है। 10 वर्ष में जनता की आधारभूत आवश्यकता को पूरा करना, रोजगार सुविधा का विस्तार करना, इसके अंदर यह योजना पूर्णतः साम्यवादी विचारधारा पर आधारित होने के कारण इसे देश के लिए उपयुक्त नहीं समझा गया और लागू नहीं किया गया। वर्ष 1944 में गांधी जी ने आर्थिक विचारों से प्रभावित होकर श्री मन्नारायण, ठीक है, मन्नारायण द्वारा गांधीवादी योजना प्रस्तुत की। यह योजना 10 वर्ष की थी, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था, मैं आपको बताता हूं। पहला पॉइंट, जन समुदाय के जीवन स्तर को निर्धारित न्यूनतम सीमा तक लाना। जन समुदाय के जीवन स्तर को निर्धारित न्यूनतम सीमा तक लाना एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके अंदर आता है। प्रत्येक नागरिक को 2600 कैलोरी युक्त संतुलित भोजन और 120 गज कपड़ा, 100 वर्ग फीट आवासीय भूखंड प्रदान करना इस योजना का लक्ष्य था। यह योजना आत्म अनुशासन पर आधारित होने के कारण अव्यवहारिक थी। साथ ही वित्तीय संसाधनों में अभाव में उपरोक्त उद्देश्य की पूर्ति होना संभव नहीं था, अतः इस योजना को भी क्रियान्वित नहीं किया जा सका। ठीक है, फिर क्या हुआ? फिर हुआ 30 जनवरी 1950 में जयप्रकाश नारायण द्वारा सर्वोदय योजना प्रस्तुत की थी। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार था: शोषण विहीन समाज की स्थापना करना, आय और संपत्ति की असमानता को समाप्त करना, उद्योगों का संचालन सरकार द्वारा किया जाना, भूमि का पुनर्वितरण करना, सहकारी खेती का विकास करना, विदेशी लाभ अर्जित करने वाले प्रतिष्ठानों पर कठोर नियंत्रण लगाना, संपूर्ण राज्य की आय 50% भाग ग्राम पंचायतों द्वारा तथा शेष 50% भाग शासकीय सत्ता द्वारा व्यय किया जाना इसके अंदर था। इस योजना सरकार ने पूर्ण रूप से नहीं अपनाई, किंतु कुछ उद्देश्य को इसमें अपनाया था। इसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके अंदर आता है, ठीक है ना। ये इसको मैंने खास आपको बात इसमें बताई है। अब है योजना के भारत में जो योजना है उसकी समस्या क्या क्या था, ठीक है, उसके बारे में अपन बात करेंगे। भारत में कुछ समस्या थी, लेकिन अपन बात करते हैं कि भारत जैसे विकासशील देशों में आर्थिक नियोजन की प्रक्रिया को सफल बनाने में अनेक कठिनाइयों का सामना करना होता है। इस कठिनाइयों को 3 भागों में अपन बांटते हैं, ठीक है। पहला इसके अंदर बात करें आधारभूत समस्या कौन कौन सी है। दूसरा इसके अंदर है, ठीक है, नियोजन के निर्माण की समस्या। तीसरा है नियोजन के सफल क्रियान्वयन की समस्या। तो पहला पॉइंट अपन बात करते हैं आधारभूत समस्या कौन कौन सी है। उसके अंदर एक सब पॉइंट है नियोजन निर्माण की समस्या। कौन सी? नियोजन निर्माण की समस्या। दूसरा है नियोजन की सफल क्रियान्वयन की समस्या। चौथा है जनसंख्या अधिक्य, जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। पूंजी की कमी, तकनीकी ज्ञान की समस्या, ये भी इसके अंदर इंपॉर्टेंट है। फिर ये नियोजन के निर्माण की समस्या, प्राथमिकताओं के निर्धारण की समस्या, जिसके अंतर्गत यह सुनिश्चित करना कठिन होता है कि कृषि को महत्व दे या औद्योगिक क्षेत्र के निवेश पर या उपभोग पर जोर दे। पर्याप्त एवं विश्वसनीय आंकड़ों का अभाव, ये इसके अंदर भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नियोजन
तकनीकी समस्या जैसे श्रम प्रदान तकनीकी अपनाएं तथा पूंजी प्रदान तकनीकी, ठीक है, संतुलित विकास का रास्ता अपनाएं और असंतुलित विकास का उसको अपनाया जाए ताकि समस्या को कम से कम किया जा सके। ये न्यूटन की तकनीकी जो समस्या थी मैंने आपको बताया कुछ पॉइंट इसके अंदर। फिर ये न्यूटन के सफल क्रियान्वयन की समस्या, ये भी इसमें। फिर ये सफल क्रियान्वयन कौन करेगा? जन सहयोग का अभाव रहेगा तो सफल नहीं हो पाएगी। कुशल प्रशासन का अभाव है, टेक्निकल प्रशासन है ही नहीं, तो उससे अपन को क्या मिलेगा? सही उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। फिर है मुद्रास्फीति की समस्या, ये भी सबसे बड़ी समस्या है, ठीक है। मुद्रास्फीति मैंने आपको पिछले लेसन में बताया था, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। आर्थिक नियोजन की सफलता के लिए आवश्यक तत्व क्या है? ये भी इसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आर्थिक नियोजन की सफलता के लिए आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं? पहला पॉइंट है इसके अंदर सांख्यिकी आंकड़ों की पर्याप्त और विश्लेषण का उपलब्धता, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आर्थिक संगठन जो नियोजन के कार्य को प्रोत्साहन दे सके। तीसरा पॉइंट है शक्तिशाली सरकार एवं कुशल प्रशासनिक मशीनरी, ये भी इसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर निश्चित उद्देश्यों और प्राथमिकताओं का होना, ये भी जरूरी है, इसके बिना लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी। राजनीतिक स्थायित्व भी होना जरूरी है, बार बार सरकार बदलेगी तो उसके लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं होगी। गतिशील सामाजिक दृष्टिकोण, समाज के अंदर गतिशील दृष्टिकोण होना जरूरी है, स्थिर होना जरूरी नहीं है, स्थिर होगी तो समाज का विकास नहीं होगा। व्यापक तथा अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों का समावेश नियोजन से होना चाहिए और विदेशी सहायता और लास्ट में है जन सहयोग, इसके अंदर पॉइंट है याद करना, ठीक है ना। एक मिनट, नियोजन के लिए आवश्यक वित्तीय संसाधन, ये भी इसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि बिना वित्तीय साधन के नियोजन कोई भी कार्य संभव नहीं होता। नियोजन की सफलता मुख्य रूप से वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करती है। योजना के लिए वित्तीय साधनों का संग्रहण कई स्रोतों से हो सकती है। कौन कौन से? पहला पॉइंट करारोपण, टैक्स लगाकर, सार्वजनिक ऋण, ठीक है, ये भी सबसे इंपॉर्टेंट है। सेविंग इन पब्लिक सेक्टर, सार्वजनिक उपक्रमों से बचत, अन्य बचतें, ठीक है। नेक्स्ट है विदेशी ऋण और सहायता, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है घाटे की वित्त व्यवस्था, ये भी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके अंदर आता है। उपरोक्त सभी वित्तीय स्रोतों के अपने अपने गुण और दोष और सीमाएं उपलब्ध हैं। गुण है, दोष है और सीमा है। एक विकासशील देश की आवश्यकता इतनी अधिक होती है कि कोई भी एक स्रोत पर्याप्त मात्रा में वित्तीय संसाधनों को जुटाने में समर्थ नहीं हो सकता। भारत में नियोजन संबंधी वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु विभिन्न स्रोतों का सहारा लिया जाता है। वित्तीय संसाधनों के 3 स्रोत कौन कौन से? अधिक करारोपण, विदेशी सहायता, ये भी कह सकते हैं आर्थिक विदेशी सहायता, ठीक है, घाटे की वित्त व्यवस्था, ये तीनों ही न तो जनहित में है न ही देश के हित में, ठीक है। ये मैंने आपको कुछ पॉइंट बताए। वित्तीय नियोजन है भारत में, जो इसमें नियोजन की आवश्यकता की बात अपन करते हैं तो इसके लिए कुछ ये पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट आने हैं, ठीक है। भारत में इसका नियोजन का क्या इतिहास रहा है तो इसके अंदर अपन ये बात कर सकते हैं। कई बार इसका एग्जाम में सवाल इसमें आता है, नियोजन क्या है, इस भी सवाल कई बार इसमें आता है। तो आपको इसको ढंग से पढ़ना है, इसको याद करना है। ये बीकॉम फर्स्ट ईयर के अंदर इसका सवाल आता है। आर्थिक पर्यावरण के अंदर एक टॉपिक है जिसको आपको ढंग से पढ़ना है, याद करना है, ठीक है ना, और इसको शेयर भी करना है, लाइक भी करना है, ठीक है, और कमेंट भी करना है, ठीक है। याद रखना, पढ़ना उसको ढंग से,